अमेरिका में क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क ने दिवालिया होने के लिए आवेदन दिया है। गिरते क्रिप्टो करेंसी सेक्टर से आई ये एक और बुरी खबर है। न्यू जर्सी की सेल्सियस ने अपने बैलेंस शीट में $1.19 बिलियन का घाटा दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल बैक को उसकी पेरेंट कंपनी IAMAI ने भंग कर दिया है। ये एकमात्र ऐसी बॉडी थी जो भारत की क्रिप्टो इंडस्ट्री के हितों की बात करती थी। IAMAI का कहना है कि उसे मजबूरी में ये निर्णय लेना पड़ा क्योंकि इस इंडस्ट्री को लेकर रेगुलेटरी चीजें बहुत ज्यादा अनिश्चित है। प्रमुख ब्लॉकचेन में से एक इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म की आलोचना को पूरी तरह गलत बताया है। एक यूजर ने POS के बारे में अपनी एक राय दी, जिसका जवाब बुटेरिन ने एक ट्वीट में दिया और कहा कि POW के कुछ समर्थक अक्सर POS के बारे में प्रोटोकॉल पैरामीटर्स पर वोटिंग जैसे झूठ बोलते हैं। लेकिन इथेरियम मर्ज आखिरकार ये है क्या? ये देखिए, इस बार फिर से खबरों में है क्योंकि हाल ही में इथेरियम ने 3 अहम मर्ज टेस्ट में से दूसरा वाला जो टेस्ट है वो पूरा किया है। ये हुआ है पब्लिक टेस्ट नेटवर्क सेपोलिया पर, और इससे अब हम समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या, ये मर्ज आखिरकार होता क्या है। तो इथेरियम इसे इस तरीके से बताता है। इथेरियम के पुराने एग्जीक्यूशन लेयर जिसे मेन नेट कहा जाता है, उसके साथ न्यू प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस लेयर जिसे बीकन चेन कहते हैं, उसकी उन्होंने स्थापना की है। तो इस मर्जर में इथेरियम के मेननेट और बीकन चेन प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम जो है वो दोनों इवेंचुअली मर्ज होंगे और धीरे धीरे जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो खत्म हो जाएगा और प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पर ये पूरी एग्जीक्यूशन चेन जो है वो चला जाएगा। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क, ये क्या होता है? शुरुआत करते समझते हुए प्रूफ ऑफ स्टेक को। तो प्रूफ ऑफ स्टेक किसी भी माइनर को सिलेक्ट कर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ प्रूफ ऑफ वर्क जो है उसमें वैलिडेशन करने के तरीके का इस्तेमाल जो है वो ट्रांजैक्शन की पुष्टि जो है वो सारी चीजें आपकी मशीन की वजह से होती हैं। एक कॉम्पिटिटिव मेथड जो है उसके जरिए होता है। जो सबसे पहले इस पजल को, एक मैथमेटिकल जो पजल होता है वो सॉल्व कर पाएगा, उसे वो राइट मिलता है ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने का। लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स की जरूरत होती है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स का मतलब कि ऊर्जा की ज्यादा खपत होगी, और ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर या ज्यादा ऊर्जा की खपत का मतलब खर्च भी उतना ज्यादा और वातावरण को नुकसान भी उतना ही ज्यादा, एनवायरनमेंट को नुकसान उतना ही ज्यादा। इसीलिए इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पर जाना चाहता है। लेकिन वो इसे कर कैसे रहे हैं? वो समानांतर एक प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क बीकन चेन लॉन्च करेंगे जिसे वो प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस प्रोसेस स्टेकिंग को टेस्ट करते हुए, मेननेट से अलग रखते हुए इवेंचुअली आखिरकार प्रूफ ऑफ स्टेक पर ही ले आएंगे। यानी अगर हम वो डायग्राम दिखा सकते हैं तो मेननेट के साथ साथ बीकन चेन जो है वो उन्होंने रन करना शुरू किया है, उस पर टेस्ट वो कर रहे हैं और धीरे धीरे प्रूफ ऑफ स्टेक पर इथेरियम आ जाएगा और ये आपके सामने। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कुल 3 टेस्ट वो करने वाले हैं, 2 टेस्ट वो कर चुके हैं। जो तीसरा और आखिरी ट्रायल है वो भी कुछ ही हफ्तों में होने वाला है और आधिकारिक रूप से इथेरियम मेननेट पर मर्ज की इजाजत से पहले ये 3rd ट्रायल होगा। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कई राय हैं इस मर्ज के ऊपर। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको भी बता दें कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इथेरियम कहता है कि आपको इसमें कुछ भी खास नहीं करना है, आपको अपनी तरफ से कोई अपग्रेड नहीं करना है। जो करेंगे वो करेंगे, आपको अपने अकाउंट्स या वॉलेट्स में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं करनी है। रोहास नागपाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हाई-फाई ब्लॉकचेन, और सृजन भारद्वाज भी सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रोहास आपसे पूछते हैं कि आपका क्या इनिशियल रिएक्शन है इस मर्ज को लेकर? जरूर। तो देखिए, जो प्रूफ ऑफ वर्क है जिसको बिटकॉइन ने इन्वेंट किया था वो दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्टेड कंसेंसस मैकेनिज्म है, क्योंकि 10 से अधिक साल से दुनिया के सारे हैकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सक्सीड नहीं कर पाए। पर अब जब हम अगर इथेरियम को प्रूफ ऑफ स्टेक पे ले जाएंगे तो उस मेथड की इतनी टेस्टिंग हुई नहीं है। तो मुझे जो सबसे ज्यादा डर लगता है ये है कि मर्ज तो हो जाएगा, प्रूफ ऑफ स्टेक पे हम चले जाएंगे इथेरियम के साथ, पर अगर उस टाइम पे किसी ने उस टेक्नोलॉजी को क्रैक कर दिया तो इथेरियम एकदम खत्म हो सकता है। और क्योंकि ये दुनिया का 2nd बिगेस्ट ब्लॉकचेन है और इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, अगर इथेरियम डाउन हो गया तो समझो आप क्रिप्टो खत्म। पर आपको क्यों लगता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक ज्यादा वल्नरेबल है? आपकी क्या वजह है उसके पीछे, ये मानने के पीछे?
मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रूफ ऑफ स्टेक खराब है, मैं बोल रहा हूँ प्रूफ ऑफ वर्क इकलौता है जो बहुत टेस्ट हुआ है। दुनिया के सारे जो रैंसमवेयर राइटर हैं, जो नंबर 1 हैकर माने जाते हैं, वो अपनी पेमेंट जो रैंसम होती है वो सिर्फ बिटकॉइन में लेते हैं। तो उन्हें ऑब्वियसली प्रूफ ऑफ वर्क पे पूरा भरोसा है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक बहुत नया है। आज की डेट में बहुत ही छोटी छोटी ब्लॉकचेन्स हैं बिटकॉइन इथेरियम के कंपैरिजन में जो उस पे चलती हैं, तो उसको किसी ने भी बहुत अच्छे से टेस्ट नहीं किया है। तो ये हमारा डर है। आप भी कुछ इसी तरीके के विचार रखते हैं सृजन? जी हाँ, मैं भी यही मानता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो में तो हम बोलते ही हैं कि क्रिप्टो का 1 साल रेगुलर दुनिया का 4 साल। तो जैसा कि रोहास ने भी बोला, प्रूफ ऑफ वर्क को 10 साल हो चुके, प्रूफ ऑफ स्टेक को हार्डली अभी 4 या 5 साल हुए हैं। तो पहला डिस्पैरिटी तो यहीं पर है। दूसरा, प्रूफ ऑफ स्टेक बहुत ही न्यू है, इस पे बहुत ही छोटे मार्केट कैप के प्रोजेक्ट्स अभी हैं कंपैरेटिवली टू इथेरियम। जब इथेरियम जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाता है तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क आता है, ना केवल इस वजह से क्योंकि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बल्कि इस वजह से भी कि वो वर्ल्ड का नंबर 2 बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। तो अगर इथेरियम का प्रूफ ऑफ स्टेक का मर्जर 100% एक्यूरेट नहीं होता जैसा कि लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो इससे मार्केट में काफी निराशा होगी और काफी इन्वेस्टर्स हताश भी होंगे इस चीज की वजह से। रोहास, वहीं इस मर्ज को बहुत ज्यादा वक्त भी लगा है और लोग काफी इंतजार भी करते रहे। क्या वजह रही कि इस मर्ज में इतना वक्त लग रहा है? एक्चुअली टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आप फंडामेंटली इथेरियम को बदल रहे हो। क्योंकि जो कंसेंसस मैकेनिज्म होता है वो किसी भी ब्लॉकचेन का एकदम मेन पॉइंट, आप समझिए उसकी हार्ट या उसका दिल है वो। अब आप उसको ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हो, और प्रॉब्लम एक और है कि ये ओपन हार्ट सर्जरी के लिए पेशेंट को आपने एनेस्थीसिया नहीं दिया है। पेशेंट अभी भी एक रेस भागे जा रहा है, और जब वो भाग रहा है आप उसका दिल बदल रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और इसीलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है। और आपको लगता है सृजन की जब मर्ज हो जाएगा उसके बाद से कोई प्राइस पंप देखने को मिलेगा? कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी 10% इथेरियम जो पूरी एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करता है वो लॉक्ड अप है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इथेरियम 2.0 का जो मेन टारगेट है वो ये है कि वो स्केलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और साथ ही साथ सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए स्केल अप कर सके। तो अगर इनमें से एक भी चीज एक्यूरेटली नहीं हो पाती, या जिस तरीके से लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, डेवलपर्स इस तरीके से प्रोजेक्शन दे रहे हैं, वो नहीं हो पाती, तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट लूज हो सकता है और उस वजह से प्राइस डंप भी कर सकता है। और मैक्रो कंडीशंस भी अभी कुछ खासे अच्छे नहीं है, तो मैं तो पंप की एक्सपेक्टेशन नहीं ही कर रहा। और रोहास, आपको लगता है कि कुछ यूज केसेस भी बदलेंगे इस मर्ज के बाद? नहीं, तो क्या होगा कि एज अ एंड यूजर आपके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाद में भी वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे, लोग अपने डीफाई प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर चला सकते हैं, तो उस तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बैकएंड में काफी कुछ बदलने वाला है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर खत्म करते